था कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। जबकि मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इन हालात पर हमें तनकीद करती हुई दिन भर नजर आई। बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि मौजूदा मुआशी हालात के बाद वज़ीर आज़म साहब शौकत अजीज़ साहब और मुशर्रफ साहब की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें उनका कहना था कि किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़रा हमें कहते हुए नजर आएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय पा गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए वज़ीर आज़म साहब हमें नजर आते हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं और क्या ये तय पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं पिछले 21-22 सालों में जब से मैं मीडिया पे हूँ या उससे पहले भी दलाइल के साथ कोई कायल करे तो आदमी कायल हो जाता है, कोई लॉजिक हो। लेकिन अगर कोई दलाइल ना हो तो फिर उसके बाद कायल होना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे वो 9/11 के फ़ौरन बाद के वाक़यात हों और या आज के, ये तो छोटे तरह बहुत ही मामूली से वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के अंदर जी एक रोल प्ले हो रहा है, जिसमें अपोजिशन भी नहीं है, जिसमें हुकूमत के अंदर ही खाना जंगी। तो इसको सवाए इस बात के कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जब ये बात कही मैंने और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 महीने में सारा का सारा मेरे कंट्रोल में होगा, तो मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब आपके पास नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे और बेहतर है कि आप असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दें और डिज़ोल्व करके आप एक और सिस्टम की तरफ, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब बिल्कुल शुरू के दिन थे जी। और मैंने कहा उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में आपके इत्तेहादी भी शायद ना करें, लेकिन आपके जो इलेक्टेबल्स हैं ना विद इन पार्टी। अच्छा, इन्होंने जब ये टिकट दे रहे थे तो टिकट्स के बाद भी मुझे कहा, अच्छा। यहाँ पे हम वज़ीर आज़म साहब और मैं, हम एक हमारे बड़े मोहतरम सदरुद्दीन हाशवानी साहब, अल्लाह ताला उन्हें से, उनके घर पे खाना था इलेक्शन से कोई 4-5 रोज़ पहले। तो इमरान खान साहब आए वहाँ पे, हाशवानी साहब जो पर्ल कॉन्टिनेंटल और मैरिएट और सर, तो खान साहब बैठे हुए थे, मैं था और भी 2-3 लोग थे, नेमुल हक साहब थे, बाकी शख्सियात थी चंद। खान साहब जल्दी में आए तो मुझे साइड पे कहते हैं कि यार डॉक्टर, यार ये, इन्होंने एक आध बात ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन जो बुनियादी बात इनकी थी जो मैं यहाँ पे मैं जसारत कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कहने की, क्योंकि बात बिल्कुल मुनासिब थी। इन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि डॉक्टर, चंद लोगों को मैं पार्टी में ले रहा हूँ और वो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन यकीन करो, फिर उसके बाद इन्होंने एक कोई गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इस किस्म के लोगों को मुझे लेना पड़ रहा है। तो मैंने कहा खान साहब आपको कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, क्या यार ये बंदे हैं, क्या मुझे लेना पड़ रहा है। अब ये मैं हूँ और वज़ीर आज़म, तो मैंने इनकी शक्ल देखी, वाकई ही वॉज इन पेन में, तकलीफ में। तो मैंने कहा इनको, खान साहब, मैंने कहा खान साहब ये आपके पास आ तो रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन ये आपके पास नहीं आ रहे असल में, ये आ रहे हैं अपने आप को, जैसे होता है ना कि बस मतलब हवाओं का रुख आते जा रहे हैं, वो गले में इनके वो झंडे या दुपट्टे या जो भी हैं वो पार्टी के परचम डालते जा रहे हैं। तो इनका कहते हैं यार इनमें तो अक्सर को मैं जानता भी नहीं हूँ, ये बस आ रही कौन सी। मैंने कहा जी आपको जो लोग कह रहे हैं ना इनके बारे में वो दुरुस्त कह रहे हैं। कहते हैं यार मुझे लोग कह रहे हैं बहुत ही घटिया, मगर ये मसला ये इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया, जीत सारे बैठ गए, मैंने कहा आप इनके साथ नहीं चल पाएंगे। अच्छा, आपने इसलिए देखें कि खान साहब उनको शिकायत होती है खान साहब वक्त नहीं देते, खान साहब उनसे बेजार होते हैं कि यार ये कहाँ से आ जाते हैं, ये तो अब इनको नहीं पता कि ये पहले किस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे, तो हवा चलेगी उधर की तो ये उधर से उधर गिर गए, उधर से उधर गिर गए, उधर से। पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने एक सबक सीखा है और खान साहब ने भी सीख लिया है। वो उन्होंने सबक ये सीखा है इतने सालों में कि अब हमने चंद शख्सियात को नहीं लेना। मतलब जैसे आप देखें ना चौधरी निसार साहब का मसला है, जो हालांकि चौधरी निसार साहब बड़े एक आप समझें कि बड़े एक बड़ी
शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत कदावर की। शख्सियत है बिल्कुल। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब, और आपको एक अजब बात बताऊं कि जब ये नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ, उनकी नाअहली और ये वजारत उज़्मा उनकी गई, तो अगले वजीर आजम का नाम किसने सजेस्ट किया कि शाहिद खान अब्बासी होंगे? चौधरी निसार ने। ठीक है, लेकिन चौधरी निसार साहब जो है वो अपने असूलों पे, और जो है वो नवाज शरीफ साहब की अपनी नाराजगी। अच्छा, ये नाराजगी पहले भी हो चुकी है जी। ये जो पहले हुई, मैं बात पहले भी बयान कर चुका हूं, जो पहले नाराजगी हुई मुशर्रफ साहब जब आए, तो उसके बाद भी नाराजगी हो गई चौधरी निसार साहब की, और लोगों ने मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इनके अगेंस्ट ग्रुप था उसने मियां साहब का, उसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने चौधरी निसार से कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ। तो चौधरी निसार ने कहा कि मैं तो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा बुरे हालात में। देखिए ना, अब ये इनका अजीब सा ताल्लुक है। उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ, जब ये इमरान खान साहब ने चौधरी सर से कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, सेक्रेटरी जनरल बन जाएं, पंजाब ले लें, ये लेने वो लें, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आने को कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं आपके स्टेज से तो नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को गालियां दी जाती हैं। ये वो बात है जो बिल्कुल जो हुआ है, यही इस्लामाबाद में बैठक हुई है ना। तो बात यह है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब कुछ लोगों के साथ वो चल सकते हैं, कुछ के साथ वो नहीं चल सकते। ठीक। अच्छा, वो जिन लोगों के साथ नहीं चल सकते ना, उसमें एक इलेक्टेबल्स भी हैं, लेकिन वो जो शहद की दलदलें पास बैठ गई आके, मतलब मिसाल के तौर पे आपको एतजाज एहसन साहब बात करते नजर आएंगे इमरान खान साहब की फेवर में, लेकिन एतजाज एहसन साहब इमरान खान की पर्सनैलिटी, और मैं दोनों तो जानता हूँ, दोनों काबिल एहतराम है। एतजाज एहसन साहब तो बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए, उनकी शख्सियत इस तरफ है, और इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम है, बिल्कुल दो मुतजाद है। एतजाज एहसन साहब का एक इशू है कि वो मुंह पे बात कर देते हैं खुल के, उनके नुक्ते नजर से जरदारी साहब भी एग्री नहीं करते कभी, अक्सर उनके नुक्ते नजर से बेनजीर भुट्टो साहबा भी एग्री नहीं करती थी। और बेनजीर भुट्टो साहबा जब ये जुडिशियल मूवमेंट चल रही थी, तो एक मरले पे बेनजीर भुट्टो साहबा उसमें नहीं थी कि इतना आगे जाए एतजाज एहसन साहब चले गए। और फिर आप देखेंगे जब पीपल्स पार्टी का दौर भी आ गया, तो वो वकला के साथ खड़े हुए, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, इलेक्शन का बैकआउट किया, अलग से अपनी पोजीशन ले गए। तो बात यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ वो नहीं चल सकता। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ गई है कि इलेक्टेबल्स हैं, और वो इलेक्टेबल्स जो है वो कह रहे हैं हमें फंड दो तो तुम्हारे साथ। अच्छा, शिकायतें कुछ जायज भी हैं, लेकिन ये कब तक पैसा खाते हैं ये सिस्टम? देखिए, मैं जो हमेशा बात कहता हूं ना कि कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है, और कुत्ता एक सिस्टम है। आप कितनी दफा वहां पर सड़कें कितने, हर साल सड़क बनेगी, हर साल बजट आएगा ना, 5 साल के लिए क्या मैंने आ गया, काबिल एहतराम इलेक्टेड, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, एक आदमी 5 साल के लिए आ गया, अब हर साल उसको बजट के लिए पैसा मिलेगा, एक साल भी मिलेगा, फिर अगले साल भी मिलेगा, फिर उसके एमपीए को भी मिलेगा, फिर एमएनए को भी मिलेगा, फिर बल्दे। भाई कितनी, वो 5 सालों में कितनी सड़कें बनाएगा, कितने स्कूल बनाएगा? फिर वो इलेक्ट हो जाएगा दोबारा दूसरी पार्टी से, फिर वो पैसा कहां जाएगा? फिर हर, यानी या तो हो ना एक तरक्याती बजट हो कि जी मैं 4 साल के लिए आया हूं, 5 साल के लिए, तो मैंने अपने इलाके में एक स्कूल बनाना है, 2 सड़कें बनानी, नहीं, हर साल मुझे बजट चाहिए, हर साल तरक्याती बजट चाहिए। वहां पर जाके देखें तो आप वहां पे खोते बंदे होते हैं, जहां स्कूल होना चाहिए था, जहां अस्पताल होना चाहिए था, वहां पे जो है वो अजीब तमाशा है। बात यह है कि ये सिस्टम जो है टोटल कोलैप्स है। अब इसको जितनी देर लेके चलना है हमने वो लेके चलें, लेकिन मुल्क आगे नहीं जा रहा, रियासत आगे नहीं जा रही। डॉक्टर साहब, माशी तौर पर नहीं, अखलाकियात, माशियात, फॉरेन पॉलिसी, आपके दाएं, वो तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो एफबीआर वाले अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं, टीचर्स अपने मसाइल में उलझे हुए। उनका क्या ताल्लुक है 4% ग्रोथ हो जाए या 9% हो जाए, मेरी तरफ से 50% हो जाए? तो इश्यूज, बिल्कुल इश्यूज ये हैं कि उसके नतीजे में क्या हम बाहर के मुल्कों से जो कर्जा है वो हमने कितना उतार दिया। वो कर्जा नहीं कि जो पहले की हुकूमतों ने लिया, नहीं, वो कर्जा जो हमें एम्बेरस करता है बरादर मुल्कों से, ठीक है। या ये है कि शौकत अली साहब ने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि नए टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कि जो हमने वादा किया हुआ आईएमएफ से वो किसी और अंदाज में पूरा हो। टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट लगेगा। अब शौकत तरीन साहब काबिल एहतराम है, लेकिन अब वो देखते हैं कि क्या किस तरह आगे मुल्क चलता है। मुल्क की मईशत जो है वो अगर इमरान खान साहब
ये कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत ऐसी है, वो अपोजिशन कह रही नंबर ऐसे हैं वगैरह, इसके ऊपर तो मैं बहस इसलिए नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया का जो हाल हुआ है पिछले 2 सालों में, इसको आप नहीं मिला सकते बराह करम, ठीक है। इसको 2016-17 के साथ 2020 और 2021 की मईशत को ना मिला, नहीं मिला। एक तो ये ऑपोजिशन से भी गुजारिश है इसलिए कि 2021 और 2021 हम निकल आए खैरियत से, और लोग हुए बेरोजगार। लोग बेरोजगार पूरी दुनिया में हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। मैं कोई हुकूमत की, मैं जो उनकी बात है उस पर मैं तनकीद भी साथ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लोग बेरोजगार हो गए तो पूरी दुनिया में हो गए, पर बिजनेसेस बंद हैं, टूरिज्म बंद है। आपको पता नहीं कि कल जो है वो क्या लॉकडाउन कहां पे हो जाए, क्या गैर यकीनी की कैफियत है। तो इसलिए वो जो गुर्बत की सतह से लोग नीचे आए हैं वो पूरी दुनिया में आए हैं। असल मसला ये है कि ये जो एक होता है ना कि कहीं पर आपको इत्तेफाक नजर आता है, कहीं पर पार्लियामेंट में, कहीं पर पार्लियामेंट से बाहर, कहीं पर कोई एक सिस्टम आपको चलता नजर आता है, कोई खारजा पॉलिसी के आपको खदोखाल नजर आते हैं, वो नापैद हैं इस वक्त, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब इसको एनआरओ नहीं देना या उसको देना है या क्या करना है, इसमें 4 साल से 3-4 साल से या 10-15 साल से पूरी कौम फंसी हुई है। हम भी उसी तरह से सहरा सीना में घूम रहे हैं जैसे माजरत के साथ वो बनी इसराइल वाले नहीं घूम रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता है घूम रहे हैं चक्कर में, एक शैतानी चक्कर में पड़े हुए हैं और हल नहीं निकल रहा। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मैं जो बात कह रहा हूं ना कि किसी भी वक्त जो है, मतलब ये कोलैप्स सिस्टम है, तो इसको आप चलाते रहे, टीवी के बयानात के ऊपर लड़ाई झगड़ा करके, गालियां, इसको गालियां, ये सच्चा है वो झूठ, इसका अवाम इससे बेजार हो चुके हैं, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जो मेजर सिक्योरिटी क्राइसिस जन्म ले रहे हैं पूरे खत्ते में, जो मैं बार बार कहता हूं, और जो आपने डिफाइन करना है। देखें, जो सुपर पावर्स होती है ना, सुपर पावर्स का झगड़ा शुरू हो गया है पूरी दुनिया में। मतलब यूनिपोलर से तो हम निकल आए हैं ना, अब हम बाइपोलर की तरफ गए हैं या हम ट्राइपोलर की तरफ गए हैं। एक जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के जॉर्ज ऑरवेल एक थे, बरतानिया से उनका ताल्लुक था, उन्होंने एनिमल फॉर्म भी लिखा था, बड़ा अदब का बड़ा शाकार है एनिमल फॉर्म। तो उन्होंने 1949 में उनका एक नॉवेल आया था जिसका नाम था 1984। ये एनिमल फॉर्म वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो 1984 है ना, उसमें वो कहते हैं कि ये वो दौर है, जंग अजीम खत्म हो गई है, नेटो बन रहा है, सोवियत यूनियन, चाइना का पता ही नहीं कहां पे, मतलब उस वक्त उन्होंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इस नॉवेल में। एक वो कहते हैं कि ओशियाना होगा, दुनिया 3 हिस्सों में सुपर पावर्स में डिवाइड हो जाएगी। ओशियाना होगा अमेरिका और बर्तानिया, यूरेशिया होगा रूस और यूरोप, और ईस्ट एशिया होगा चाइना। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे 2021 में वो 1984 का जो नॉवेल था ना, वो 2021 में जिंदा हो गया। हाँ, उस वक्त ना चाइना था ना, इन्होंने फ्यूचर के ऊपर लिखा है कि 3 पावर ऐसे होगा। मुझे नहीं पता इस वक्त बाइपोलर दुनिया है या ट्राइपोलर है या मल्टीपोलर है, लेकिन जो भी सुपर पावर है, एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसके पड़ोसी होने के फायदे भी होते हैं और नुकसानात भी। अगर आपने पूछना है किसी से जाके, तो आप ये वो अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में अमेरिका ने राज किए ना, जरा सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में जाके पूछे उन पे क्या गुजरी है इस पूरे अरसे में, तो वो आपको बताएंगे। पड़ोसी होने का नुकसान भी है और फायदा भी है मुल्कों को। एक बात, पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसी जगह पे खड़ा है बिल्कुल जहां पर आपने बड़ी पोजीशनिंग लेनी है। मैं आपको अभी बताऊं, ये जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो प्रेस रिलीज आई है, प्रेस रिलीज उनकी जो सीज फायर के ऊपर आई है, यूएन न्यूज, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्स फॉर फुल एडेरेंस टू गाजा सीज फायर, फोकस ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन मसला यह है कि इसमें उन्होंने पैलेस्टीनियंस का नाम लिया है, उन्होंने कहा पैलेस्टीनियंस के दरमियान और इसराइल के दरमियान, हमास का नाम नहीं लिया, ठीक है, हमास का नाम ही नहीं है। पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप्स, हमास नहीं। हमास का नाम लेते तो वो तो उनको दहशतगर्दी की लिस्ट पर डालना। हाँ, कुछ मुसल्लह ग्रोह है उनके दरमियान, और इनके दरमियान जो है वो अल्लाह खैर सलाह सीज फायर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके ऊपर खपड़ी हुई है इसराइल के अंदर कि ये क्या है भाई, इन आर्म्ड ग्रुप्स के दरमियान और हमारे दरमियान जो है।
नेतन्याहू को दो फीलिंग्स हो रही हैं। एक तो ये है कि मुझे चूना लगा दिया है बाइडेन के बयान के बाद बाइडेन ने चूना लगा दिया ये लग रहा होगा। लेकिन ये इनका इश्यू नहीं है। आप जरा और सुने क्या किस्सा हुआ है। एक है हमारे मोहतरम यहाँ पे जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेलेंस्की, हम जिक्र करते रहे अभी जी बिल्कुल उनके साथ। अच्छा, हम जिक्र करते हैं ना जेलेंस्की के साथ। देखिए ना, दो इश्यूज हैं। रशिया का इश्यू है यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई करनी है, और चाइना ने ताइवान पे आना है। वो उनकी रेड लाइन है, मतलब वो कहते हैं ना यहां आ जाओगे वॉर डिक्लेयर है, ठीक है ना। तो ताइवान पे उन्होंने जाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक नया माजो इंडिया के साथ खुलने जा रहा है चाइना का, ठीक है। अब पहले हमारा काम है इतला दे दें पहले। अच्छा, अब मसला ये है कि जेलेंस्की के साथ क्या हुआ है। ये जो रेकजाविक है, जो आइसलैंड में एक मीटिंग हुई है ना पिछले दिनों आइसलैंड के अंदर, जो कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई है, और उसमें ये आर्कटिक काउंसिल के ऊपर बात हुई है, और उसमें आर्कटिक के ऊपर तो कम जिक्र हुआ है, लेकिन उसी में जिक्र हुआ ये सीजफायर वाला जो मैसेज गया। ये इन्हीं दिनों में हुई थी ना मीटिंग, जो हमने बात भी की थी कि ये गजा के अंदर क्या हो रहा है। और उसी में जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर से पाबंदी हटा ली, पाइपलाइन के ऊपर से। जी आप बात कर चुके। और सीरिया डिस्कस हुआ, ईरान डिस्कस हुआ, वो जो आर्कटिक का इलाका है वो कम डिस्कस हुआ। अच्छा, आइसलैंड का जो है ना, ये रेकजाविक, ये उनका दारुल हुकूमत है, और यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि कोल्ड वॉर के दरमियान जो सर जंग हो रही थी सोवियत और अमेरिका की, तो यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। बड़ी मशहूर मीटिंग हुई थी 86 में गालिबन, और वो प्रेसिडेंट रेगन की और गोर्बाचोव की हुई थी, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो ट्रीटी वगैरह हुई थी, तो एक ये ऊपर की जगह बिल्कुल जो है आप समझे। और तो यहां पर अब क्या हुआ है, यहां पर यह हुआ है कि जो पाबंदी हटाई है जिस पाइपलाइन से, देखिए मैं जो बार बार हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उस पाइपलाइन की वो क्या है, रशिया से जा रही है पाइपलाइन, जर्मनी नॉर्थ स्ट्रीम 2, उसके ऊपर पाबंदी हटा ली। हमारा उससे क्या ताल्लुक बनता है? हमारा उससे ताल्लुक बनता है, उसकी वजह यह हुई है कि वो जो पाइपलाइन, इससे पहले जितना ऑयल रशिया से जाता था यूरोप, वो यूक्रेन से होता हुआ जाता था, ठीक है। अब जब पाबंदी हटा ली तो वो समंदर से, बाल्टिक सी से होता हुआ जा रहा है डायरेक्ट। इससे $6 बिलियन की आमदनी होती थी यूक्रेन को। अब जनाब यूक्रेन में यह हुआ है कि उनके जो जेलेंस्की हैं, वो उन्होंने वहां से एक चीख सदाए मस्ताना बुलंद किए, उन्होंने सदाए मस्ताना, और उन्होंने सदाए मस्ताना जो है ये बुलंद किए उन्होंने, यूक्रेन लीडर्स फियर्स कि यूएस मेकिंग डील विद रशिया। हमारे ऊपर सौदा हो गया यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन के ऊपर मुकदमा हो गया। वो कह रहे हैं यूक्रेन लीडर वॉइस फियर थर्सडे दैट यूएस कुड स्ट्राइक अ डील विद रशिया बिहाइंड इस कंट्रीज बैक। हमें बताया बगैर और मुल्क को डंप किया अमेरिका ने। जी, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं इसके साथ साथ कि फिर फाइनेंशियल टाइम्स जो कह रहे हैं यूक्रेन कांग्रेस से कह रहा है कि मेंटेन करो इस पे, नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर सैंक्शंस मेंटेन करो। और ये जो है ये टीआरटी वर्ल्ड कह रहा है द ग्रेट गेम ओवर द आर्कटिक, द जियो पॉलिटिक्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू सीरिया। अच्छा, अब इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी तो रेलिवेंस खत्म हो गई, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां से पाइपलाइन गुजर रही होती तो हमें सिक्योरिटी होती ना, हमारे पास सिक्योरिटी होती कि ये यूरोप की जो पाइपलाइन है जिससे पूरा यूरोप सप्लाई हो रहा है, और जिससे रशिया की पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट है, वो यूक्रेन से गुजरी, यूक्रेन महफूज रहता। अब जब पाइपलाइन हमारे मुल्क से गुजर ही नहीं रही, तो किसी वक्त प्यूटिन ने गड़प करके हमें खा लिया, तो ना कोई पाइपलाइन ना कोई इशू, तो ये पाइपलाइन के ऊपर पाबंदी क्यों हटाई है? ये तो हमारा सिक्योरिटी का असल इशू यही था, पाबंदी हटा ली है अमेरिका ने। अच्छा, अब यानी वो यूक्रेन में एक चीख पुकार मची हुई है, कांग्रेस की आवाजें लगाई जा रही हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि क्या उधर अच्छा नहीं यार, उधर देखो उधर देखो उधर। अब ये सुपर पावर्स का आपस का ग्रेड, अमेरिका को फिर उलझा दिया इधर मशरिक वस्ता में, और अमेरिका यहां से निकलते निकलते मशरिक वस्ता से इस वक्त कोई कम से कम 5 अमेरिकन डेलीगेशंस हैं इस वक्त मशरिक वस्ता में। एक जनरल मैकेंजे जो कि सेंटकॉम के, वो इराक से होके गए हैं,
और उधर ही है गालिबन। एक जॉय हुड हैं जो लिबिया, सीरिया और ट्यूनिस के दौरे पे हैं, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। फिर एक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं हादे अमर, वो इसराइल के दौरे पे हैं। ये सारे के सारे वहां मौजूद हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वही जो बात की थी, उन्होंने आना है जुमेरात को या जुम्मे को या इससे पहले एक और काम होने जा रहा है 26 मई को। और 26 मई को यह होने जा रहा है कि अगले 7 साल के लिए चौथी मर्तबा 7 साल के लिए बशारुल असद इलेक्ट होने जा रहे हैं सीरिया के प्रेसिडेंट दोबारा। सोवियत यूनियन ने 1970 से असद फैमिली को कामयाबी के साथ, और अगर बात सोशलिस्ट पार्टी का कहें तो 1963 से अपने हलीफ प्रो सोवियत या प्रो रशियन एक शख्सियत को बचा के दिखा दिया है। अमेरिका मुझे बता दे इतने साल तक किसी को बचाया हो अपने किसी हरीफ को, और उसी तरह इज्जत के साथ बचा के रखा हो। अब जनाब क्या हुआ, ये जो पोलिंग है ये पिछले काफी दिनों से मुख्तलिफ एम्बेसीज में हो रही है, लेकिन सीरिया के अंदर जो है वो सीरिया के अंदर ये होगी 26 तारीख को। और मेरा ख्याल से 99% या 89% या इस 102% वोट पड़ जाएंगे बशारुल असद को, और अगले 7 साल के लिए बशारुल असद को वहां पे बिठा दिया रशियंस ने। ठीक है, उसके साथ ही जो यानी अब आप ये देखें कि वो इलेक्ट होने जो इसी पूरे हंगामे के अंदर जो है वो ज़ेलेंस्की गायब, नेतन्याहू जो है उनके साथ, अच्छा वो खत्म हो रहा है 2 जून को, उनको 28 दिन मिले थे ना 2 जून को उनकी हुकूमत है, जो उनके साथ राइट विंगर आ रहे थे वो यपिद वाले, और वो क्या फॉर्मूला थे? उधर कुछ नहीं, उधर जो है ना उधर किसी तरफ भी जा सकते हैं। 28 दिन थे ना, देखिए 28 दिन थे, बात ये 2 जून को खत्म हो रहे हैं 28 दिन। बात सारी ये है कि अगर तो ये पता चल जाए ना आपको कि ये अब पता नहीं ग्रेट पावर कंपटीशन था, पहले ये स्टार्ट हुआ था ट्रेड वॉर से चाइना के साथ, फिर ये चला गया ग्रेट वॉर कॉन्फ्लिक्ट पे या वॉर पे ना चला जाए, फिर ये टेक वॉर पे चला गया कि जी वो तो पॉसिबल नहीं है, ट्रेड वॉर तो पॉसिबल ही नहीं है। टेक वॉर वही था जो हम सेमीकंडक्टर्स और उसकी बात करने, लेकिन नहीं शुरू में था ना तजारत सारी बंद कर दो, फिर ट्रेड तो नहीं कर सकते, वो टेक वॉर पे चले गए थे। अब टेक वॉर के बाद अब ये वॉर किस तरह से चल रही है आगे कि वो शख्सियात मिली हैं और नीचे बड़े चेंजेस आ गए। अच्छा, 24 तारीख से 27 तारीख तक रशिया और चाइना का एक सिक्योरिटी फोरम हो रहा है, जिसके लिए चाइना के हाई ऑफिशियल्स रशिया पहुंच गए। और एजेंडा क्या होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं सिर्फ एक बात जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि नफ्ताली बेनेट जो हैं, जो कि राइट विंगर हैं, उन्होंने आना था नेतन्याहू के साथ, वो आ गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया हम साथ आ रहे हैं आपके। ये मजीद राइट विंगर हैं, यानी ये और एक्सट्रीम पे यानी इनके व्यूज हैं, यानी सहूनियत की तरफ हैं ये। इन्होंने नेतन्याहू से कहा था नेतन्याहू कूद गए लड़ाई में, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, अब तो गालियां पड़ी नेतन्याहू को। अब इन्होंने आज आके अपनी पार्टी को बताने की कोशिश की, पार्टी के अंदर गालियां पड़ी इनको कि क्या तुम उस आदमी के साथ जा रहे हो जो हार गया। अच्छा, साथ ही मैसेज चला गया कि अमेरिका साथ नहीं है। और नहीं, और आप ये देखें, नहीं आप जरा ये देखें कि उनके जो यानी इस कदर ह्यूमिलिएटिंग है ये बात, आपको सिर्फ इस बात से अंदाजा होगा कि आप वहां पर ये जो हैरिस न्यूज़पेपर है अगर उसकी सिर्फ ये देखें, व्हेन इट कम्स टू गाजा बाइडेन एंड सिसी शो इसराइल दैट इट्स नॉट द बॉस। इसराइल को बता दिया गया कि तुम बॉस नहीं हो भाईजान, ठीक है, गाजा के तुम बॉस नहीं हो, फैसला हम करेंगे गाजा। अब आप ये देखें, ये यानी एक जो मैंने पहले दिन बात की थी, मैं अपनी उस बात पे कायम हूं, ठीक है, कि इसके अंदर अमेरिका ने इतना बड़ा एक उसको डंप किया है नेतन्याहू के, तुम क्या लगे हुए हो, चुप करो, बाइडेन के कोई इंटरेस्ट भी नहीं थे ना डॉक्टर साहब, चुप करो बस, जो बात करनी है पैलेस्टीन हम करेंगे, यू आर नॉट द बॉस, मतलब बस, ठीक है ना, वो खत्म, उसी वक्त रात के वक्त मीटिंग हुई और सलामती को तो बंद करो भैया गोलियां बरसाना। अच्छा जी, अच्छा, अब इशू ये सारा कि अब इस पूरे इशू में एक ये दबड़दूज हो गए, उधर वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारा क्या हुआ है, हम कहां से बीच में आ गए, उधर हमारा डिस्कशन हुआ है, साथ ही पाबंदियां हट गई, ये कहां से डिस्कशन हुआ है। और साथ ही अब अमेरिका जो है उन्होंने जाहिर है कि वो इतनी जंगों में उलझा हुआ है, रशिया से कहा होगा कि थोड़ा सा अब आप हमें ये रिजॉल्व करने दें, मिडल ईस्ट ये वो रशिया तो हार्ड, उन्होंने कहा अच्छा बात किसे करें, जो कहा किलर, एक्सट्रीम पोजीशन जब आप ले जाते हैं ना, किलर, प्यूटिन को कहिए किलर जी,
वो आराम से, वो इजी खेलने वाले लोग, केजीबी दौर के लोग हैं, जाहिर है, ठीक है ना। वो उन्होंने कहा अच्छा, उन्हें आराम से, अच्छा चाइना भी अलास्का में मिले, ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छा जी। उन्होंने कहा ठीक है। वो भी एक्सट्रीम पोजीशंस उनको नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन लेने के बाद जब फिर आप मिलते हैं ना दोबारा, तो फिर उस, और आप पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं कि आपने नेतन्याहू को भी शटअप कॉल हुई, साथ ही ज़ेलेंस्की हवा में कहीं झूल उठा, क्योंकि यूक्रेन और क्रीमिया जो है जी, वो प्यूटिन का, आप समझ लें कि वो प्यूटिन के लिए कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्रीमिया को ले गया था उठा के, जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसी दौरान चाइना ने और रशिया ने इसी फड्डे के दौरान हाँ, 2 न्यूक्लियर प्लांट्स का इफ्तिताह किया है। और अगर 2 मिनट सिर्फ हो या 1 मिनट हो, तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, पूरी, ये इस पे नजर, पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, खामोशी के साथ, यहां पर मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिस्ट को यहां पे कोट कर रहा हूं, और मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये हमें पता होना चाहिए कि कहां पर खड़ा है रशिया, अमेरिका और चाइना। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं रशिया लीड्स द वर्ल्ड एट न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, चाइना इज इट्स ओनली रियल कॉम्पिटिटर। ये जो दुनिया भर में लग रही है ना, जो आप कह रहे हैं कि, आप कहते हैं कि वो कोयले से नहीं बिजली बननी चाहिए, तो आप न्यूक्लियर पे चले जाएं, जिसके ऊपर है कि हम तो बिजली से बनाते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया दे रहा है, ठीक है। और उनका आप फुटप्रिंट देखें, जो दूसरा मैप आप देखेंगे अफ्रीका में तो वो है या चाइना है, और उनके ये जो रोसाकॉम है, ये देखें आप, ये जो रेड है वो चाइना है और ब्लू रशिया। युगांडा, नाइजेरिया, इजिप्ट, यहां हर जगह पर रशिया जो है, मॉस्को टेक्स द लीड। न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स इन अफ्रीका, न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, न्यूक्लियर, जी, यानी मैं आपसे पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, बंदरगाहों की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक। इन मुल्कों में जनाब लग रहे हैं। कितने ऑपरेशन हो गए ये अपडेटेड, बिल्कुल ऑपरेशनल, कंस्ट्रक्शन, डेवलपिंग, कंसंट्रेशन। अब मुझे बताएं, अफ्रीका के अंदर प्यूटिन आ गया, ठीक है। जहां प्यूटिन नहीं आया वहां चाइना आ गया। कंपीट कौन कर रहा है? चाइना और रशिया आपस में। अमेरिका की इस वक्त एक प्रिडिक्शन है और कोशिश है कि आगे वैसे ही हो कि चाइना और रशिया का झगड़ा हो जाए, चाइना और रशिया का झगड़ा हो जाए, जैसा कि और कोई हमारा इत्तेहादी मुल्क करवा दे, जैसा कि पाकिस्तान ने चाइना के लिए दरवाजे खोल दिए थे अमेरिका के, हेनरी किसिंजर की मुलाकात करवा दी थी, और उसके बाद जो है वो सोवियत यूनियन को अलग घेर के मारा था अमेरिका ने। सर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसी ही कोई आपस में दरार पैदा हो जाए। जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक हमने की अपने फायदे के लिए थी, कि अल्टीमेट फायदा उसका अमेरिका को हुआ था ना, सोवियत यूनियन गिरा था, चाइना साथ में मिला था उसके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इजराइल भी कहीं ना कहीं भारत की तरह इस उम्मीद में था कि अमेरिका इन तमाम तर मामलात में, वो जो क्लैशेस हुए हैं रिसेंट, उनमें इजराइल का साथ देगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कल बाइडेन के बयान के बाद तो अब बिल्कुल लग रहा है कि अमेरिका बैकफुट पे। नहीं, अमेरिका जो है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि खाम ख्याली है इंडिया की, और वो मिसरीड उन्होंने वो। और देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया को उनके ताल्लुकात रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, लेकिन इस पूरी, और अगर कांग्रेस होती तो शायद किसी न किसी अंदाज, जब हमारा टिल्ट जो है वो चला गया था टुवर्ड्स अमेरिका जी, तो सोवियत यूनियन उसका सपोर्ट कर रहा था पैलेस्टीनियंस को, जमाल अब्दुल्ला। इसलिए वो आपको पिक्चर्स नजर आती हैं। हमारे यहाँ भी वो बगैर सोचे समझे लोग के यासिर अरफात इंडिया क्यों गए थे, इसलिए गए थे कि यासिर अरफात उस वक्त कम्युनिस्ट ग्रुप में थे और हम अमेरिका के साथ, अमेरिका के अलाइड, ठीक है ना। तो मतलब उस पैराए में देखनी चाहिए चीजें। तो बात ये सारी कि वो जी उस वक्त गए थे, तो इतना हमें फलस्तीनियों के साथ नहीं चाहिए। हमने भी कोई बड़ा अच्छा नहीं किया हुआ रिकॉर्ड, तो जो है ना उसको सही अपने पैराए में बात, हमें भी तारीखी वालों से दुरुस्त बात करनी चाहिए। लेकिन वो भी मजबूरी के हालत में उस गए, क्योंकि वो सोवियत ब्लॉक में थे। जो इंडिया है वो सोवियत ब्लॉक में था, ठीक है, इसलिए गए थे। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि इंडिया मिसकैलकुलेट कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान क्योंकि किसी जगह पर अभी ओपन है ना कि आपने इधर जाना, लेकिन ये मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये वक्त आने वाला है
कि बहुत जल्द आपको इस दुनिया में अपनी एक पोजीशन वाज़ेह करनी होगी कि ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये हमारे कैंप्स हैं, या इस तरह हमने बैलेंस रखना है अपने आप को। बैलेंस रखना है तो भी कैसे रखना है ये भी आपको बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह सारे के सारे अंडे उठा के डाल दिए टोकरे में आपने ट्रंप के, और आपने फड्डा ले लिया कि इस इलाके में जी आप हमें सारा कुछ हमें दे दें, क्वाड बना दें, ये बना दें, वो बना दें, हम चाइना के पक्के लगे रहेंगे, हम ताइवान को भी मानेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी चाइना को करेंगे, कंटेन भी कर लेंगे, कंटेन भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंडिया कंटेन हो गया हुआ है। इंडिया कंटेन तो इंडिया हुआ है ना, चाइना कहां से कंटेन हो गया है? इंडिया कंटेन हुआ है। इंडिया उधर बांग्लादेश से लेके, नेपाल से लेके, पाकिस्तान से कंटेन तो इंडिया हो गया है चारों तरफ से, और जो क्वाड वार्ड के मेंबर्स हैं वो भी दाएं बाएं निकल गए। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये अमेरिका के लिए अब एक टेस्टिंग टाइम्स है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो अपने अलाइज को कैसे रखते हैं साथ अपने। बिल्कुल। और जो महाज नया मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए खुलने जा रहा है वो ये है कि दो उनके यहां से खबरें आई हैं। एक खबर तो ये है कि उनके जनरल नरवाने जो है उन्होंने दौरा किया है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा, ये वो इलाका है जो बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के साथ है, ये ऊपर, हाँ बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। और यहाँ पर वो चल रही है, नागालैंड से जो लोग हैं वो यहाँ पे आके जो है वो अलहदगी पसंदी की तहरीकें और ये सारी चल रही हैं। सही। इसके बॉर्डर के ऊपर 310 मिलियन अकॉर्डिंग टू इंडियंस, वो कहते हैं कि 110 मिलियन डॉलर्स का एक बड़ा हाईवे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है चाइना ने। और वो कंप्लीट करने के बाद जो है चाइना वहां पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना रहा है, जिसके नतीजे में इंडिया का पानी वगैरह मुतासिर। मगर सवाल ये कि करेंगे क्या, अब करना क्या है, जरा आप सुने। आप जरा, मैं बाज़ दफा हैरान होता हूं कि दो उनके बयान, अजीब बयान उनका है। बयान क्या है जनाब कि आर्मी चीफ जो है वो इंडिया टुडे कह रहा है कीप अ वॉच ऑन चाइनीज एक्टिविटीज। ओ भाईजान, ये क्या भी है, कोई बयान है? चाइना की एक्टिविटीज में नजर रखो, ये जाके कहकर आ गए हैं वहां पे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे कि चाइना में नजर रखो। वो भाइयों ने, गरीबों ने तो नजर रखी हुई है, जो सवाई खड़े हैं बेचारे। आप क्या कर रहे हैं? नजर रखो वहां पे। दूसरा क्या हुआ है वो इससे डिस्कनेक्ट, लेकिन एक और वाकया भी हुआ है। ठीक। और वो वाकया ये हुआ है क्योंकि वहां पर एक तो चाइना की प्रेजेंस है और दूसरा वहां अलहदगी पसंदी तहरीकें चल रही हैं अरसे से। तो एनडीटीवी रिपोर्ट करे कि जवान किल्ड 2 अदर इंजर्ड इन काउंटर विद टेररिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। वहां पे ये तहरीकें भी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, ये दो खबरें साथ साथ आ रही हैं और ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, ठीक है, ये पुराना हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो वो एक फ्रंट जो है, और वो खुद वहां पर आर्मी चीफ का जाके कहना अपने सिपाहियों से कि यहां चाइना पे नजर रखें। इसका मतलब है उनके पास कोई इंटेल है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है। सवाल यह है कि उनकी इस सिक्योरिटी को क्या अमेरिका इस वक्त सेव करेगा? रशिया के जो वेपन्स हैं, ठीक है, रशिया के वेपन्स जब आपको बेचे जाते हैं, लेकिन हमें भी कोई वेपन अगर किसी ने बेचा, कोई जहाज या कोई चीज, तो हम उसको यकीनी बनाते हैं कि इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे हुआ ना F-17 के खिलाफ। रशिया अगर वेपन्स बेचेगा आपको, तो क्या वो इस शर्त पे बेचेगा कि चाइना के लड़ाई करेंगे आप? देखिए ना, बात यह है कि ये सारा की पूरी पॉलिसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हर मुल्क अपनी नए तरीके से बना रहा है इस वक्त। दुनिया चेंज हो रही है ना, इंडिया को भी बनानी है, पाकिस्तान को बनानी है, कि पाकिस्तान एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेके गया दरमियान में। अब आपके इंपॉर्टेंट वाकयात हो रहे हैं खत्ते में। अब बजाय इसके कि कभी अरबों के पीछे, तो कभी तुर्की, कैसे भाइयों के साथ में रहना है, दोस्तों के, पड़ोसियों के साथ कैसे हमने दाएं में। फिर वहां पे आज तशद्दुद हुआ है परवान के इलाके में, जो अफगानिस्तान है, वहां पे एक आलिम दीन को कत्ल कर दिया नामालूम अफराद ने। तो वहां पर इशू चल रहा है। इशू ये कि अब इसमें इंटरनल टर्मोइल के सूट करता है, मैन मेड क्राइसिस नहीं सूट करता। जब आप बात करें तो वो ऐसे है, वो जी ये कानून उसके तहत, उसके आप मतलब या तो इसमें दिमाग घूमता रहे आपका कि जी इसमें ये क्या होगा, तो ये किस तारीख को ये पड़ेगी, तो उस तारीख को ये होगा, तो उस तारीख को जमानत इसकी होगी, तो नहीं होगी तो क्या होगा, तो ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। तो ये या तो रियासत को इसमें घुमाते रहेंगे, या रियासत निकल के बाहर आके बड़े फैसले करेगी जिसमें आवाम के लिए, और आपकी दुनिया देख रही है ना आपको इस वक्त, और वो दुनिया खुश है कि यार जैसे तो अंदर उलझे ना, उलझाए रखो इनको, ये तो अंदर ही उलझे हुए हैं यार। अब अंदर भी क्या अपोजिशन के साथ हुकूमत ही उलझी हुई है अंदर। और खान साहब, आप यकीन करें, मैं आज तक हैरान हूं अपने जिस मुशीर के बारे में इन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि ये ड्यूबियस आदमी है, मशकूक आदमी है, वो आज भी उनके साथ है। मतलब उसको भी नहीं हटा पा रहे। तो मुझे ये, अच्छा वो इलेक्टेड भी नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं पता कि वो क्या इशू है,
लेकिन चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड कहा तो मैं भी इंतजार करता रहता हूं कि यार आज हटाएंगे उसको, परसों हटाएंगे, मुझे कहते हैं ड्यूबेस से दूर है ना, तो मैं अच्छा जी हटा देंगे, आज तक वो मौजूद है। अब इशू ये है सारा कि मतलब खान साहब जो ये लोग हैं सारे, और खान साहब उसमें दरमियाने कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। इशू ये है कि जब वो करप्ट लोग ही आए सिस्टम में और वो बैठे और वो बीच में पैसा बना गए, तो वो बीच में जो पैसा बना गए तो वो फिर उनको एनआरओ अगर नहीं देंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। वो ब्लैकमेल ये तो करती है ना, इतने 30 हैं, वो है नहीं है, मैं देखिए काबिल मैं बात नहीं, मतलब हुकूमत की अपनी रिपोर्टिंग है ना। ये मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, जो मैं बात कह रहा हूं इसको समझने वाले समझ जाएंगे। जब खान साहब आए थे ना तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे मुकदमा चल रहे थे, तो खान साहब का सबसे बड़ा स्टांस ये था कि ये मुकदमे हमने नहीं बनाए, पिछली हुकूमतों ने अपने ऊपर ही बनाए हुए हैं जी। इस वक्त वो कहेंगे आगे जाके कि ये हमारे दौर में तो बने ही नहीं थे, आप तो नहीं थे, ये तो आपने अपने ही मुकदमे बनाए थे अपने दौर। देखें बात ये सारी, ये उनका स्टांस होगा कि भाई हमने कौन से मुकदमे बनाए थे, ये सारे मुकदमे तो आपके दौर में बने हैं, आपने खुद बनाए हैं, आपने इंक्वायरियां की हैं, आपके लोग निकले हैं, हम थोड़ी थे इसमें। ये खान साहब जितना कोशिश कर रहे हैं ना कि वो, क्योंकि सामने वाले तो निकल गए बीच में से, वो एनआरओ हो गए, डील जो भी हो गया वो निकल गए, कोई लंदन में है, कोई कराची में है, कोई इधर है, कोई इधर, वो सारे साइड पे बैठे हैं। अब वो देख रहे हैं बैठ के कि ये खाना जंगी हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इंक्वायरीज खान साहब उनके ऊपर तो नहीं कर पा रहे, कि उनके अपने ऊपर इन्होंने शुरू किया कि मैं अपने अंदर चलें सफाई करता हूं, कोई तो इंप्रेशन जाए ना कि उनको नहीं पकड़ सका तो अपने अंदर ही, अब जो अपने अंदर करते जा रहे हैं तो आगे जाके वो सारे के सारे उसके डांडे मिलाएंगे वजीर आजम तक कि जी इस मीटिंग में ये बैठे थे, इसमें तो ये थे, इसमें तो ये थे, और वो दूसरी पार्टियों के पीछे। ये सिस्टम खान साहब के लिए नहीं उनको सूट करता, और वो इसीलिए बार बार कहते हैं ना कि मैं तो सोच रहा हूं चमनियां तोड़ने का। क्यों कहते हैं वो, ये तो पब्लिक में आ जाती है बात, जो बात अंदर बैठ के वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम नहीं सूट कर रहा उनको। हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद एक आदमी खड़ा हो जाता है उधर से। अच्छा उनको कमजोरी भी पता चल गई, कमजोरी क्या थी हफीजिया के इलेक्शन के दौरान, जब उन्होंने कहा 17 आदमियों को निकालो हुकूमत गिर जाएगी। शेख रशीद साहब ने कहा कितना बेवकूफ है इमरान खान 17 आदमियों को निकालेगा, जिन्होंने पैसे पकड़े थे हुकूमत गिराएगा अपनी। तो अब आप 17 आदमियों को सलाम भी कर रहे हैं, आगे से गुजर भी रहे हैं, ये फिर दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे फिर। तो मसला ये है सारा, ये अंदरूनी खलफिशार जो है इस पूरी पिक्चर में, जो बाहर की देखें ईरान का इलेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहा है, सीरिया का इलेक्शन, ईरान का इलेक्शन, और ईरान के इस इलेक्शन से पहले वो मामलात उनके जो जौहरी मुआहदे के मामलात उनके जो 2015 वाले थे वो तय होने जा रहे हैं अमेरिका के साथ और बाकी वेस्टर्न पावर्स के साथ, जिसके ऊपर जो है वो अरब वर्ल्ड में, इसराइल में, बाकी जगहों पे बड़े तहफुजात हैं। इसका मतलब ये हो गया, यानी कानूनी हैसियत अगर उसकी हो जाती है, बहाल हो जाता है 2015 का मुआहदा, तो एक तो पैसे उनके पाबंदियां खत्म हो गई ईरान से, दूसरा यह है कि इसराइल कोई अटैक या सोच भी नहीं सकते आप, ये साइबर अटैक वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि आप कैसे, जिसको अमेरिका के साथ डील हुआ है जिस मुआहदे का, आप वहां पे साइबर अटैक करेंगे जाके जी, तो सारी कभी नहीं कोवर्ट ओवर्ट सारी एक्टिविटीज आपको बंद। ये बड़े वाकयात यहां से अमेरिकन फौजों का इनखला के बाद क्या होगा, वो चेक पोस्टों पे तालिबान या कोई और कब्जा करेंगे नहीं करेंगे, वो मुज़ाकरात टर्की में होने हैं, टर्की इस वक्त किस पोजीशन में अपने आप को देख रहा है। इशू यह है सारा कि हमने बहुत सारे इश्यूज के अंदर अपना एक लीडिंग रोल प्ले करना है, बिल्कुल इंडिया ने भी करना है। आपको तो बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट के ऊपर से वो लफ्ज निकाल दिया जिसमें लिखा होता है तमाम ममालिक का आप कर सकते हैं विजिट सवाए इसराइल के, तो सवाए इसराइल वालों ने निकाल दिया। अच्छा जी, खामोशी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं किया हसीना वाजी साहबा ने, वो जुमला निकाल दिया। नए पासपोर्ट जो इशू हो रहे हैं बांग्लादेश में, जो नए पासपोर्ट इशू हो रहे हैं ये लिखा हुआ है कि जी इसराइल का नाम नहीं है, मतलब होता है ना कि इन मुल्कों में जाओ तो इसराइल का नाम निकाल दिए। अब इशू ये है इस पूरी पॉलिसी में पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है आइंदा जो आपने अदा करना है, ठीक है, आप अपने आप को बच के छुप के दाएं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो चाहते हैं यहां पे भी सुकून हो, आप चाहते होंगे, दुनिया नहीं चाहती, आपने इक़दाम भी दुनिया नहीं चाहती, दुनिया नहीं चाहती, हम अमन चाहते हैं। और भाई अमन आप चाहते हैं ना, भाई आपके ओस पड़ोस में इधर धमाके, उधर गोलियां, उधर बमबारियां, उधर असलहा, उधर खारजा पॉलिसी, और वो खारजा पॉलिसी स्टेट पॉलिसी हो गई है। अब वो नहीं 20 साल पुरानी की बैठ गया वो
सफारतकार आपस में लड्डू पेड़े खा रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं और एक फैन क्लब बना हुआ है। अब बड़ी स्टेट पॉलिसी, आप जरा सुने, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जो बात करते हैं या जो बात करते हैं आपके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर या तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर या बाकी मुल्कों के, तो वो आपको नहीं लगेगा कि कोई फैन क्लब दोस्तियां बना रहे हैं। तो स्ट्रेट बात करने वाले लोग नहीं, तो स्ट्रेट बात। बिल्कुल। तो इशू ये है वाज़ेह पॉलिसीज है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इसी मौजू पर आपसे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब ने हज के लिए चाइनीज वैक्सीन को भी एक्सेप्टेबल करार दे दिया है। ये नहीं दिया किसी तरफ इशारा है ये भी? नहीं, वो देखिए, वो अभी सिफारिशात गई हैं वजारत हज की तरफ से कि जो चाइना की वैक्सीन जिनके पास, फैसला हुकूमत करेगी। अच्छा, सऊदी हुकूमत, ये सिफारिशात हैं? ये सिफारिशात हैं, फैसला हुकूमत उनकी करेगी, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट करेगी। और जाहिर है वो बहुत सारे मामलात को जहन में रख के करेगी सामने। और चाइना से बहुत बड़ी तादाद में आते हैं हज्जाज जो है। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 10,000 या 10-12,000 15,000 हज्जाज वहाँ से हर साल आते हैं। चाइना में जो है वो बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन इस दौरान जो मगरबी मीडिया है वही क्लेम करता रहता है, पिछले 4-5 सालों से वही क्लेम कर रहा है, 3-4 सालों से वहाँ का मीडिया क्लेम करता है कि जो हज्जाज आते हैं, चाइना उनको ट्रैक करता रहता है कि ये इस दौरान यहाँ पे कोई मुलाकातें तो नहीं हो रही हज्जाज की। इसको चाइना वाले सख्ती के साथ रद्द करते हैं इस इल्ज़ाम को, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिंगयांग और यहाँ से जो मुसलमान आते हैं वो नज़र रखता है चाइना। अच्छा, ट्रैक करता है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन ये वैक्सीन तो ये यूएई के अंदर जो उनके रूलर हैं, ये यूएई में ट्रायल हुए इसके, ठीक है, तो और ये पूरी दुनिया में मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक फैसला, हतमी फैसला सऊदी गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन ये अभी, हाँ, और पाकिस्तान की तरफ से बात हुई है, बड़ा अच्छा है, ऐसे और मुल्कों की तरफ से भी बात हुई होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हमें ये जो खबरें हैं ना बहुत सारी, यानी मैं इनको लोकल खबरों को मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि ये डिस्कस करने के काबिल ही नहीं है। और हर कुछ दिनों के बाद आके हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज़ चलते हुए नजर आ रही है, फिर हम आगे चलते हुए नजर आ रही है। तो एक जब रियासत रुक जाए ना एक जगह, देखिए घर होता है, उसको घर को फिर चलाने के लिए आप कहते हैं कि ये मेरा घर है, इसको चलाने के लिए कोई असूल होते हैं, ठीक है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठे। अब मसला ये है कि वो एक घर है और उसके असूल ऐसे बने हुए हैं कि उसके नतीजे में घर उलट पुलट हो रहा है। या तो असूल चेंज कर दें, कोई रूल्स को चेंज करें कि घर कैसे चलाना है आपने। इस सिस्टम के तहत तो नहीं चल रहा। ये पार्लियामेंट में पेश होगा, वो कह रहे हैं जी आदाद शुमार गलत दे दिए, 4% नहीं थे 2% है, ये है वो, ये इतनी। और फिर चौधरी निसार साहब के ऊपर बहस हो रही है पूरा दिन। वो चौधरी निसार क्या करेंगे, चौधरी निसार क्या होगा, वो शबाशी बाहर जाएंगे, नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये रियासत के इशूज हैं, ये रियासत के इशूज, खारजा पॉलिसी, मईशत और महंगाई और नौकरियां और बड़े इशू, इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों में मजीद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।